Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is bending of light as well as optically rare medium and optically denser medium. Okay, so let's start. First of all, we will discuss on bending of light and then we will discuss on optically rarer medium and optically denser medium. देखिए डायरेक्शन ऑफ जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट कब पॉसिबल होता है लाइट का, जब वो लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं, और इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर. ठीक है, कोई भी बीम ऑफ लाइट हो वो हमेशा छोटे छोटे टीनी वेव से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, जब भी ये बीम ऑफ लाइट मीन्स जो कि लाइट वेव्स को कंसिस्ट करता है बहुत सारे टीनी वेव से मिलकर बना होता है, किसी भी मीडियम में ट्रैवल करता है और किसी भी मीडियम के अपर सरफेस से टकराता है ऑब्लिकली किसी भी एंगल पर, किसी भी मीडियम की बाउंड्री से टकराता है, तो ये इसका कुछ पार्ट क्या होता है उस मीडियम में एंटर कर लेता है पहले और कुछ बाद में एंटर करता है. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है स्पीड पर, क्योंकि कुछ पार्ट आपका फर्स्ट एंटर करेगा उस मीडियम में और कुछ पार्ट आफ्टर सम टाइम एंटर करेगा. ओके, इसी पर बेस्ड होता है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट. ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है, एक ऐसा फैक्ट है जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट वेव्स अलग अलग होती हैं. जब ये एक साइड से अटैक होता है किसी भी सरफेस पर, तो स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होने की वजह से क्या होता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो जाती है. इसी चेंज इन डायरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट. ओके, आपको डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. पहले हम देख लेते हैं लाइट वेव्स ट्रेवल फास्टर इन एयर बट स्लोअर इन ग्लास. लाइट वेव्स हैं जो रेयरर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से चलती हैं और डेंसर मीडियम में कम स्पीड से चलती हैं. एयर हमारा क्या है, लेस डेंस मीडियम है देन ग्लास. ठीक है, अब यहाँ पर आप डायग्राम से देखें, सपोज यहाँ पर एक लाइट बेंट होकर यहाँ से अटैक करती है इस सरफेस पर, तो ये सरफेस यहाँ पर फर्स्ट अटैच हुआ है इस अपर सरफेस से ग्लास के, तो ये पहले टकराया, तो इसका कुछ पार्ट अंदर एंट्री पहले ले लेगा और जो पार्ट बाद में यहाँ पर टकराएगा वो बाद में एंट्री करेगा. सिमिलरली जो पार्ट पहले एंट्री करता है वो सेपरेट भी पहले ही होगा, मतलब वो बाहर भी पहले ही निकलेगा, और जो पार्ट बाद में एंट्री लेता है वो बाद में ही पार्ट सेपरेट होता है. ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड का पार्ट है यहाँ पर वो पहले एंट्री ले रहा है, तो वो सेपरेट भी कम आउट भी पहले बाद में ही होगा. ठीक है, पहले ही होगा. बाद में कौन सा होगा, जो बाद में एंट्री कर रहा है. ठीक है, तो लेफ़्ट साइड यहाँ पर पहले एंट्री करी है, तो लेफ़्ट साइड पहले एंट्री करने की वजह से बाहर भी पहले ही निकलेगी. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेफ़्ट साइड की जो बीम ऑफ लाइट है वो उसने एंट्री पहले ली है, वो बेंड ज़्यादा था. ठीक है, तो अलग अलग मीडियम्स में ये अलग अलग बेंडिंग अलग अलग होती है. ओके, नाउ ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये दोनों क्या होते हैं. देखिए, कोई भी ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट ट्रेवल्स कर सकती हो, लाइट चल सकती हो, उसे हम मीडियम बोलते हैं. ठीक है, पहले मीडियम पता होना ज़रूरी है, तभी आप ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम समझ सकते हैं. तो मीडियम क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें कि लाइट ट्रेवल कर सकती है उसे हम मीडियम बोलते हैं. जैसे कि एयर, ग्लास, सर्टेन प्लास्टिक्स, वाटर, केरोसिन, अल्कोहल, ये सभी क्या है, मीडियम के एग्जाम्पल हैं. अलग अलग मीडियम्स में ऑप्टिकल डेंसिटीज़ अलग अलग होती हैं. ठीक है, कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को हम लेस डेंस मीडियम भी बोल सकते हैं. जैसे एयर और ग्लास का अगर हम कंपैरिजन करें तो एयर क्या है, लेस डेंसर मीडियम है देन ग्लास. So air is an example of optically rarer medium while glass is an example of optically denser medium. Okay? Refraction of light कहाँ होता है, जब भी किसी भी सरफेस पर लाइट आकर अट्रैक्ट करती है. ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में
क्या होता है, जब कोई भी लाइट रेज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाती है, दोनों ही कंडीशन में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पॉसिबल होता है। ओके, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इनके कुछ रूल्स भी हैं। अब हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट किन रूल्स पर डिपेंड करती है जब एक रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। ओके, रूल नंबर 1 है हमारा बच्चों, जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ओके, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आ रही है और जब ये किसी सरफेस से टकरा रही है यहाँ पर, तो ये नॉर्मल, ये यहाँ पर नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाती है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल क्या है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्लास स्लैब में जो रे ऑफ लाइट है ये हमारा रेयर डेंसर मीडियम है, और डेंसर मीडियम से हमारी रे ऑफ लाइट किस में जा रही है, रेयर मीडियम में, एयर में। तो ये नॉर्मल है हमारा, तो ये नॉर्मल से आप देख सकते हैं दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये हमारे दोनों रूल्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं किस पर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो वो किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है, क्योंकि एयर हमारा क्या है, रेयरर मीडियम है, जबकि ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होता है। ठीक है, वाटर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर से, ग्लास भी हमारा क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एयर से। तो दोनों ही कंडीशन, चाहे वो एयर से ग्लास की कंडीशन हो या वाटर से, एयर से वाटर की कंडीशन हो, दोनों में ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारी ग्लास से एयर में एंट्री करेगी तो वो क्या हो जाएगा, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो रे होगी वो हमारी नॉर्मल से सेपरेट हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होगा। वाटर एयर से तो डेंसर मीडियम है, बट ग्लास से कम डेंस मीडियम है। ठीक है, यहाँ हमने इस डायग्राम में क्या लिया है कि दोनों ही कंडीशन एक साथ, जो कि हमने प्रीवियस रूल्स पढ़े हैं, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, दोनों को एक ही डायग्राम में इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट आपकी रे ऑफ लाइट एयर में प्रेजेंट है, फिर वो एंट्री लेती है ग्लास में, और ग्लास से फिर वो आ जाती है एयर में। तो दोनों ही कंडीशन में हमारी क्या हो रही है, इंसिडेंस रे यहाँ आती है, टकराने पर वो क्या है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने पर बेंट हो जाती है नॉर्मल की साइड। जब वो जाती है फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो वो सेपरेट हो जाती है नॉर्मल से। तो इस तरीके से जो लास्ट की इमरजेंट रे है, ये इमरजेंट रे और इंसिडेंस रे, इन दोनों का एंगल तो सेम होता है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, बट इनकी डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंस रे जो आ रही थी ये ऐसे जाना चाहिए था, बट यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने की वजह से इसकी डायरेक्शन ये हो गई। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके बीच की, ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आपने देखा अभी डायग्राम में, यहाँ पर इमरजेंट रे और ओरिजिनल पाथ जो था इंसिडेंट रे का, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये किस किस पर डिपेंड करता है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकंड थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, एंड थर्ड है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाएंगे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन तीनों ही वैल्यूज़ के, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के।
इन तीनों फैक्टर्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जो एंगल हमारा इमर्जेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, नेक्स्ट, अगर कोई भी इंसिडेंट रे किसी भी रेयर मीडियम में क्या हो रही है, चाहे वो रेयर मीडियम हो या डेंसर मीडियम हो, उसके अपर सरफेस पर नॉर्मली या परपेंडिकुलरी अटैक करती है या उससे टकराती है, तो वहाँ पर क्या होगा, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, और वो जो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, वो सीधी निकल जाती है, इट गोज स्ट्रेट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक रे ऑफ लाइट है जो कि सीधा अटैक कर रही है नॉर्मली इस प्लेन पर, तो यहाँ पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, ये स्ट्रेट निकल जाएगी, इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट होगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, जो न्यूमेरिकल्स में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो बच्चों आज हमने सीखा बेंडिंग ऑफ लाइट, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑन विच फैक्टर्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स। तो आई होप आपको लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया गया है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इस थ्योरी की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, so that's it for today. Hope you enjoyed the video and thanks for watching.